हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ये एसएसटी की क्लास में पहला लेसन अपना कंप्लीट हो गया था। अब दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। अपन ने पहला लेसन पढ़ा था संसाधन क्या होते हैं। अब संसाधन क्या होते हैं, इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी जो उपयोग की वस्तु है जिसका मूल्य है, मूल्य या उपयोग कोई भी वस्तु का होता है तो वो संसाधन कहलाती है। चाहे वो भूमि हो, मृदा हो, जल हो, प्राकृतिक वनस्पति हो, वन्य जीव हो या प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन अपन ने दो पढ़े थे। तो इनमें संसाधन वो चीज होती है जिसका मूल्य या उसका उपयोग हो। अब अपन के इस लेसन में है भूमि, मृदा, जल, भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये 4-5 प्रकार के संसाधन पढ़ेंगे अपन, इनका अलग अलग अध्ययन पढ़ेंगे। अब सबसे पहला है भूमि। सबसे पहला इसमें क्या है, भूमि संसाधन। अब अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि कुल भूमि के, जैसे पहले बताया था, पूरी पृथ्वी के 71% भाग पर तो जल है और 29% भाग पर स्थल है। इस 29% भाग में से भी जैसे ये समझ लो कि 30% भूमि ही उपयोग की होती है। 30% भूमि उपयोग के लिए काम में आती है, अन्यथा और जो 70% भूमि है उस पे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पर अलग अलग प्रकार की ये स्थलाकृतियां हैं जो कि वो उपयोग में मनुष्य के नहीं आती। तो सिर्फ और सिर्फ 30% भूमि ही अपने उपयोग की होती है। अब अपन ने जैसे प्राकृतिक संसाधन में पढ़ा था कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जैवमंडल, तो इसमें 30% भूमि की अपने काम में आती है। वो किस काम में आती है, किस किस रूप में है वो, यह भूमि जो 30% है यह किस किस रूप में है। अब विभिन्न प्रकार की इसमें जैसे किस किस रूप में अपने यहाँ अपन काम में लेते हैं इसमें भूमि को, तो इसमें अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। जैसे कहीं पर तो निम्न क्षेत्र है, कहीं पर तीव्र ढाल है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। यह किस किस रूप में पाई जाती है, यह आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के रूप में, आकृतियों के रूप में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। अब कहीं पर यह है निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब वो कट रही है। निम्नीकरण कहीं पर मरुस्थलीकरण के रूप में पाई जाती है। और कहीं पर कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। तो मैदान अपन ने पहले भी पढ़ा था कि विभिन्न स्थलाकृतियों में कौन कौन से हो जाते हैं, मैदान है, पहाड़ है, पठार है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये विभिन्न स्थलाकृतियों में ही आते हैं। अब अपने ये है कि इस भूमि का अपन को किस प्रकार से, अब यह कि या निम्न भूमि या विभिन्न ढालों पर जैसे कृषि योग्य भूमि होती है, जैसे पहाड़ों के ढालों पर अपन कृषि के योग्य कुछ भूमि सीढ़ीनुमा खेत बनाकर अपन उस भूमि का उपयोग करते हैं। ऐसे ही मैदानी क्षेत्रों में जहां पर बाढ़ अत्यधिक आती है, वहां पर जब कहीं सूखा पड़ता है तो उस जिस प्रकार की वहां की जलवायु है उसी प्रकार से उस भूमि का उपयोग किया जाता है। अब आगे है, यह आपके आगे होगा भूमि। अपने को सबसे पहले तो भूमि अपने कितने उपयोग की है, तो ये अभी मैंने बताया 30% भूमि ही अपने उपयोग की है, उपयोग में लेते हैं। 70%
जिनका उपयोग अपन नहीं कर पाते हैं। अब है भूमि उपयोग। भूमि उपयोग किसे कहते हैं कि किस किस रूप में, इसी का ये पॉइंट है भूमि वाले का ही, भूमि उपयोग कि किस किस रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। अब अपन ने बताया 30%, अभी अपन ने पढ़ा कि 30% भूमि ही अपने काम में आते, लेकिन वो किस रूप में काम में लेते हैं अपन। तो यह इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें है देखो कृषि, वानिकी, कृषि वानिकी, खनन। पृथ्वी पर अपन जो भूमि पर विभिन्न प्रकार के खनन के द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण, उद्योगों का निर्माण, इस पे परिवहन के साधनों का विकास करना, इसमें आ जाएंगी सड़कें, रेल लाइनें आदि रूपों में इनका उपयोग करते हैं। अब इसका उपयोग अपन इन जैसे कृषि के लिए करते हैं। वानिकी का मतलब होता है कि वन क्षेत्र, क्योंकि अपने पृथ्वी पर वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए वनों का भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो कुछ क्षेत्र जो कृषि, जो अपने भूमि का उपयोग का, जैसे कुछ क्षेत्र वनों के लिए भी होना चाहिए, कृषि के लिए भी होना चाहिए, जहाँ पर खनिज पदार्थ जैसे पठारों में खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, तो वहां पर खनन करके उसका उपयोग किया जाता है। खनन का मतलब होता है पृथ्वी को खोदकर कोई वस्तु निकालना। और उद्योगों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे कोई भी वस्तु बनाने के लिए उस उद्योगों का निर्माण किया जाता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, लोह इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का कच्चा माल उत्पादित होता है, उसी क्षेत्र में उस प्रकार का उद्योग निर्माण किया जाता है। अब सड़कों का निर्माण, क्योंकि उद्योगों का निर्माण करेंगे, मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान में आने के लिए परिवहन के साधनों का भी जरूरत पड़ेगी, तो सड़कों का, रेलगाड़ियों का इनका निर्माण किया जाता है। इस भूमि का किस किस रूप में उपयोग किया जाता है? कृषि के लिए, वानिकी का मतलब होता है वनों के लिए, खनन का मतलब होता है पृथ्वी से कोई भी वस्तु खोदकर, जैसे तांबा निकाला जाता है, अनेक प्रकार के खनिज जो धातुएं निकाली जाती है ना, वो खोदकर पृथ्वी के अंदर जो है उनको खोदकर निकालना खनन कहलाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, रेलगाड़ियों का, रेल लाइनों का निर्माण आदि किए जाते हैं। अब इनमें ये है कि यह तो अपन ने पढ़ लिया कि जिस प्रकार की अपन ये मानवीय कार्य में आएंगे, ये क्योंकि मानवीय तो करता है, कृषि भी मानव करता है, वानिकी भी मानव करेगा, ये सारे काम किस में आएंगे? अपन ने पिछले लेसन पढ़ा था ना, दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय, तो ये आएंगे मानवीय। दो प्रकार के संसाधन अपन ने पढ़े थे ना, तो ये मानवीय संसाधन में आएंगे, क्योंकि मानवीय इनका निर्माण करता है। अब भूमि का उपयोग तो अपन ने पढ़ लिया किस किस रूप में करेंगे, लेकिन इसका करेगा कौन उपयोग? अब ये है, तो इसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे भूमि को दो प्रकार से बांटा गया है। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना। जैसे भूमि को दो भागों में बांटा गया है। इसमें है, पहला है निजी, पहला है निजी और दूसरा है सामुदायिक। तो इसमें निजी भूमि में पहला क्या होगा? निजी, और दूसरा है सामुदायिक। अब आप एक बार ये समझ लो कि निजी भूमि में कोई भी एक व्यक्ति उसका मालिक हो। जैसे अब अपने, जैसे आपके पापा की जमीन, तो आपके पापा के नाम है, तो आपके पापा या कोई भी एनिमल, जैसे आपके पास जमीन है, उसके आप हकदार हो, आपके नाम है, आप मालिक हो उसकी, तो उस भूमि का उपयोग आप अपनी इच्छा
हिसाब से करना है। लेकिन सामुदायिक होती है सभी की सम्मिलित, या आप ये आसान भाषा में कह सकते हो सरकारी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें सामुदायिक भवन होते हैं, सामुदायिक जमीन होती है। जैसे गांव में नहीं बोलते हैं कि यह पंचायत की जमीन है, तो पंचायत का मतलब क्या है कि वो सरकारी जमीन है, सभी की सम्मिलित जमीन है, सभी के। सरकारी क्या होता है, सामुदायिक इसलिए नाम दिया है कि वो जमीन तो सरकार का नाम है, लेकिन वो आम लोगों की आवश्यकता के लिए यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये दोनों आ गए होंगे समझ में आपके, निजी और सामुदायिक। निजी का मतलब होता है खुद किसी एक व्यक्ति की, वो उसका उपयोग अपने हिसाब से, जैसे अभी निजी है, आपको ये है कि गर्मियों में आपको कपास उगानी है अपने खेत में, तो आप कपास उगा सकते हो, आपका ये है। बाजरा उगाना है तो बाजरा। लेकिन सामुदायिक में क्या होता है, समुदाय में सरकार को यह हक होता है, या जो समुदाय का हेड होता है ना, जैसे गांव की पंचायत की है वो जमीन, तो सरपंच उसका हेड होता है। तो सरपंच ये बता देगा कि इस जमीन का उपयोग वो क्या करता है कि जैसे भैया गांव के पास जमीन है, इसमें अपन अस्पताल बनाएंगे, या इसमें अपन अस्पताल बनाएंगे, या आप कह सकते हो कि इसमें जैसे कोई सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, धर्मशाला या पार्क या खेल का मैदान। तो अगर सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ खेल का मैदान बनेगा, तो वहां कोई भी पर्सनल व्यक्ति जाकर ये नहीं कह सकता कि नहीं ये खेल का मैदान मैं नहीं बना दूंगा, जबकि वो अपनी जमीन में जहां उसकी जमीन है उसके लिए वो मना करने का हकदार होता है। तो अब क्या आगे होगी तो समझ में, दो प्रकार की भूमि को उसके उपयोग के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है निजी, दूसरा है सामुदायिक। अब निजी में तो खुला हकदार होता है, वो अपनी मर्जी से उसका, चाहे उस पर भवन निर्माण करे, या चाहे उस पर कृषि करे, या उस पर कोई उद्योग का विकास करे, कुछ भी कर सकता है। सामुदायिक में वो उसका एक आदमी उसका हकदार नहीं होता है, और वो भूमि सरकारी होती है, या पूरे समुदाय की इच्छा से ही उस पर काम शुरू किया जा सकता है। अब अपन के ये आ गया समझ में कि अब इन का क्या होता है कि जैसे जितना भूमि का उपयोग, क्योंकि आपको पता ही है जनसंख्या अधिक बढ़ने से भूमि का उपयोग भी अधिक हो रहा है। तो जनसंख्या अधिक बढ़ने से अब भूमि का उपयोग भी अधिक हो रहा है, तो इस समस्याएं भी आएंगी। कौन कौन सी समस्याएं आएंगी फिर इससे, जैसे भूमि का निम्नीकरण। मैंने अभी बताया था कि भूमि का क्योंकि ज्यादा उपयोग जिस चीज का होगा ना, मैंने अभी बताया कि जनसंख्या, जैसे देखो आपके दादा के पास कितनी जमीन थी, फिर आपके पापा और समझ लो 3 भाई हैं, तो वो उन तीनों में बढ़ गई, छोटा हो गया ना। फिर 3 भाइयों के 2-2 और बच्चे हैं, तो वो 2-2 और बच्चों में बढ़ गई, तो वो टुकड़ा छोटा होता जाता है, जमीन बढ़ेगी, थोड़ी जमीन तो जितनी है उतनी रहेगी। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे इस चीज की कमी आ रही है। फिर उसका जैसे छोटी जगह पे ज्यादा उपयोग करने की सोचता है मनुष्य, तो उसका क्या होता है निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है अपवर्तन, या उसमें जैसे कटाव धीरे धीरे, मतलब उसका उपयोग कम होता है। भूमि का निम्नीकरण होता है ये आप अपवर्तन भी बोल सकते हो। इसमें भूस्खलन होता है कई जगह पे, भूस्खलन, मरुस्थलीकरण का प्रसार, मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का मतलब समझते ही हो कि जहां पर सूखा ज्यादा पड़ता है, कोई भी कृषि उत्पादन नहीं होता है, पानी की कमी होती है। तो ये सब कारण मिलकर अब अपने पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जितनी जनसंख्या अधिक
आग से प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। अब भूमि का निर्नीलन भूमि टुकड़ों में अभी बताया, भूमि टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, तो उसका उपयोग अधिक से अधिक रासायनिक खादों का इनका प्रयोग करके उसकी उर्वरता क्षमता में उसको मतलब नुकसान प्रदूषित किया जा रहा है। भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब होता है पृथ्वी का या भूमि का खिसक जाना। जैसे आपने कोई भी जगह है, एकदम ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो भूमि अपने आप ही एक जगह से यूं दूसरी जगह यूं खिसक जाती है, बीच में खड्डा सा बन जाता है, तो यह भूस्खलन होता है। अब मरुस्थलीकरण का प्रसार, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? जनसंख्या वृद्धि से हो रही है। किससे हो रही है? जनसंख्या वृद्धि से। ठीक है, अब इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि तो कम पड़ेगी, तो अब उसका अपन ने कोई ना कोई तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि अपन को ये देखना पड़ेगा कि भूमि का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, भूमि का कम भूमि का भी उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब भूमि संरक्षण की ये सारी समस्याएं अगर उत्पन्न हो रही हैं तो इनसे कैसे बचाया जा सकता है भूमि को, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है। अब कम भूमि है, मैंने बताया जो 100% भूमि है उसका भी सिर्फ 30% भाग ही उपयोग के लिए है। अब उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए या उसको बचा के किस प्रकार से रखा जाए, अपने पहले भी पढ़ा था, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। तो नवीनीकरण जो संसाधन होते हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। अब ये भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अपन ने अभी पढ़ा ही था पिछले लेसन में, प्राकृतिक संसाधन है भूमि। मानव निर्मित और प्राकृतिक दो प्रकार के संसाधन पढ़े थे ना, तो अब इनके क्या क्या उपाय करने चाहिए। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या पर कंट्रोल, सबसे पहले तो ये है जनसंख्या वृद्धि में रोक लगानी चाहिए। अब जनसंख्या समझ लो फिर भी रोक नहीं लगी, जनसंख्या वृद्धि में कमी करनी चाहिए। ठीक है, फिर भी नहीं कम हो रही तो अपन भूमि संरक्षण को इससे किस प्रकार से बचाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। उर्वरता का मतलब होता है उसकी उत्पादन क्षमता। रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना। अब आगे है रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? जैविक खाद का प्रयोग। जैविक खाद का प्रयोग, ठीक है। अब इनके अलावा और क्या उपाय कर सकते हैं आप सोच के बताओ। अतिचारण पर या पशुचारण पर रोक। अतिचारण पर, अति का मतलब होता है ज्यादा, अतिचारण क्या होता है, या पशुचारण भी बोल सकते हो आप। पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पशुओं को जैसे खुला छोड़ दिया जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे मुंह से घास खाते भी हैं, उसके अलावा उनके पैरों से भी जमीन जैसे ढीली पड़ जाती है, जो भूमि की जो परत है ना वो ढीली पड़ जाती है, फिर वो आसानी से वायु के द्वारा या पानी के द्वारा वो आसानी से बह जाती है। तो अपन को उस पर भी रोक लगानी चाहिए, जिससे हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने बता दिए कि जनसंख्या वृद्धि में कमी आनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना। तो भूमि का संरक्षण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? वृक्षारोपण करके ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, जिससे पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। और जो भूमि में कटाव होता है ना,
बारिश के मौसम में तेज गति से पानी बहता है कहीं भी, तो अगर वहाँ ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो उनकी जड़ों से वो मिट्टी का कटाव कम होगा, मिट्टी का अपरदन कम होगा। अब रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना, उसकी जगह इन खादों का प्रयोग करना जैविक खाद का, क्योंकि रासायनिक खाद से मिट्टी की उर्वरता क्षमता में कमी आ जाती है। अब अतिचारण पर या पशुचारण पर रोक लगाना, क्यों? क्योंकि उनके जब वो मुंह से खाते हैं तो वो जैसे फाड़ भी लेते हैं कई बार पौधों को या घास को, तो जमीन ढीली, भूमि की जो पूरी परत है वो ढीली हो जाती है और उनके पैरों से धूल बोलते हैं ना उनको, उनसे भी पृथ्वी की जो भूमि की परत है वो ढीली हो जाती है, जिससे उसका अपरदन ज्यादा होने का खतरा अधिक रहता है। तो अपना ये टॉपिक भूमि पूरा हो गया है। इसमें ये थोड़ा लंबा लेसन है। अब इसमें देखो सबसे पहले भूमि का कुल 30% भाग ही उपयोग में आता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था भूमि उपयोग कि किस प्रकार से अपन भूमि का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद है भूमि का संरक्षण। कि संरक्षण आने वाली पीढ़ी को भी अपन संसाधनों में अपन ने पढ़ा था ना कि इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी अपन उसका उपयोग या उनके लिए बचा के रख सके। अब इससे आगे है मृदा, ये अपन अगली क्लास में